फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई और फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे। एरिया के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक रेक्टेंगल ए बी सी डी लेते हैं हम लोग। इसका है एल और विड्थ दिया हुआ है बी। इसका एरिया फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है, बहुत पहले से हम लोग सीख चुके हैं। क्या करते हैं एल इंटू बी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया वेक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे? एरिया वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। हम लोग 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट सीखे थे, उसका यूज पड़ेगा यहाँ पे। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इसका ए क्रॉस बी कैसे करेंगे हम लोग? ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है। परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। जैसे ए बी क्रॉस बी सी करेंगे तो किधर होगा? बाहर की ओर होगा। तो इधर बाहर की ओर हम लोग क्या लेंगे? जेड एक्सिस के लिए के कैप। यदि हम लोग बी सी क्रॉस ए बी करेंगे तो किधर होगा? अंदर की ओर होगा। तो उसके लिए क्या लेंगे? माइनस के कैप। इसका डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस के जस्ट उसके परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ए बी क्रॉस बी सी को क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू बी सी इंटू साइन, एंगल कितना हो जाएगा ए बी और बी सी के बीच? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। और देखिए डायरेक्शन किधर होगा? ए बी क्रॉस बी सी बाहर की ओर। तो इधर क्या है? जेड एक्सिस है आपका, उसके लिए क्या लीजिएगा? के कैप लीजिएगा। ए बी कितना है? एल है, एल इंटू और ये कितना है? बी है आपका। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। के कैप निकल गया आपका एल बी के कैप। और यदि हम लोग उल्टा लेते हैं बी सी क्रॉस ए बी लेते हैं तो क्या होगा? एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? बी सी क्रॉस ए बी, तो आपका हो जाएगा बी सी इंटू ए बी इंटू साइन 90। अब देखिए बी सी क्रॉस ए बी किधर जाएगा? डायरेक्शन अंदर की ओर जाएगा। तो उसके लिए क्या लीजिएगा? माइनस के कैप लीजिएगा, माइनस के कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 और यहाँ पे आपका माइनस के कैप। तो हो जाएगा एल बी माइनस के कैप। दोनों होगा, ये भी होगा आपका एल बी के कैप और एल बी माइनस के कैप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
एक ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी सी, इसका हाइट दिया हुआ है h और बेस दिया हुआ है b। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्या लिखिएगा? ए बी इंटू ए सी साइन एंगल, देखिए यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी क्रॉस ए सी बाहर है, डायरेक्शन जेड एक्सिस की ओर, उसके लिए क्या लीजिएगा? के कैप। ए बी आपका कितना है? बी है, और ए सी कितना है? एच है। इसका वैल्यू 1 पुट कीजिएगा साइन 90 का, के कैप। तो निकल गया आपका बी एच के कैप। मतलब जो एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वही होगा, बस इसमें डायरेक्शन आपका ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग उल्टा से भी कर सकते हैं, जैसे आपका ए बी क्रॉस ए सी किए तो ए सी क्रॉस ए बी भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा? अंदर की ओर चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। इस तरह से एरिया वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी किए, यहाँ पे ए सी क्रॉस ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए बी साइन 90, और यहाँ पे आपका माइनस के कैप आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए ए सी क्रॉस ए बी कर रहे हैं तो डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा है। देखिए ए सी क्या है आपका? एच है, इंटू ए बी है आपका बी 1 माइनस के कैप। तो आपका निकल गया बी एच माइनस के कैप। मतलब एक में आपका के कैप होगा, दूसरे में आपका माइनस के कैप होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिजिक्स में 2D सरफेस को ओपन सरफेस बोला जाता है और 3D सरफेस को क्लोज सरफेस बोला जाता है। और 3D सरफेस को क्लोज सरफेस बोला जाता है। टू डी सरफेस में बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर करेक्ट, दोनों को हम लोग लेते हैं। थ्री डी सरफेस में हम लोग सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को ही कंसीडर करते हैं एरिया वेक्टर के रूप में। ये आपका 3D सरफेस है, इसमें जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर का वो सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल की ओर लेंगे। एक ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा, फिर एक साइड वाला सरफेस होगा, फिर एक इधर वाला सरफेस होगा, ये आपका नीचे वाला सरफेस हो गया, और ये वाला बाहर की जो सरफेस होगा वो वाला होगा। इसको हम लोग इस 3D से समझते हैं इस तरह करके। आपका ये वाला सरफेस जो है बाहर की ओर है, ये वाला सरफेस इधर है, ये वाला सरफेस इधर है, ये वाला सरफेस ऊपर की ओर है, ये सरफेस नीचे की ओर, एक अंदर की ओर सरफेस होगा बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। फिर नीचे वाला सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ नीचे की ओर होगा,
इस डायरेक्शन में नहीं लेना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए पिछले टॉपिक में जो पढ़े 2D सरफेस में, ये आपका ए बी सी और डी था, तो ए बी क्रॉस बी सी करते तो बाहर की ओर होता था और बी सी क्रॉस ए बी करते तो अंदर की ओर होता था, मतलब दोनों डायरेक्शन हम लोग लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरफ लेना है, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। इसी प्रकार इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर बाहर की ओर हो जाएगा। और जो इधर है आपका, इससे समझिए ये वाला, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। और अंदर वाला का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर होगा। तो ये सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा बोर्ड से, और ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो बोर्ड के अंदर की ओर होगा। तो हम लोग इसमें इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज considered as area vector। ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर, मतलब जिस सरफेस का बात होगा क्लोज सरफेस में, उसका सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को ही लेना है एरिया वेक्टर के रूप में। जैसे ऊपर वाला सरफेस लीजिएगा तो इधर होगा, इधर वाला लीजिएगा तो इस और होगा, इस पोर्शन वाला लीजिएगा तो इधर होगा। इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 3D सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और अंदर वाला का डायरेक्शन बोर्ड की तरफ होगा। चलिए इसको हम लोग एक सिलेंडर वाला केस में समझते हैं। एक सिलेंडर है, ऊपर वाला पोर्शन का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, और नीचे वाला का भी डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा। और ये कर्व्ड सरफेस जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर। इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, तो इस पोर्शन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर। एक कर्व्ड सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर। इस पॉइंट पे देखिएगा तो इधर, इस पॉइंट पे देखिएगा तो इधर, मतलब पूरे चारों तरफ यदि आप किसी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाना चाहिएगा तो क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। फिर ऊपर वाला पार्ट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब स्फीयर के केस में भी हम लोग देख लेते हैं। स्फीयर है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, और इस पॉइंट पे चाहिए। तो इस पॉइंट पे किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर। इस पॉइंट पे किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और सब आपका सेंटर से पास होगा। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मान लीजिए एक स्फीयर है, तो किसी पॉइंट पे आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि एरिया वेक्टर के बारे में आप समझ गए। 2D के केस में बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज करेक्ट दोनों लेते हैं हम लोग, लेकिन 3D सरफेस के केस में, जिसको हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, वहाँ पे ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर, मतलब सिर्फ बाहर वाला डायरेक्शन को लेना है, अंदर वाला डायरेक्शन को आपको नहीं लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उससे क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। किसी प्लेन सरफेस से, जैसे आपका प्लेन सरफेस हुआ, इससे इसके परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे निकल रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ई है। एक सरफेस जिसका सरफेस एरिया ए है, इससे 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई = 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, 3, तो फ्लक्स कितना होगा, 3। अब यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसके नज़दीक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ जाएगा। अब देखिए इस सरफेस से कितना पास होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका सरफेस एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब एक यहाँ पे सीखे हम लोग, फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। जितना ज़्यादा ई का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब यदि हम लोग एरिया को बढ़ा दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स यहाँ पे 6 था, जब एरिया का वैल्यू हम लोग बढ़ा दिए, एरिया इंक्रीज कर दिए, तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज किया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। ए बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाई = ई डॉट ए, और डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा टर्म आएगा यहाँ पे। तो फाई = हो गया आपका ई ए कॉस थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा का टर्म हम लोग आगे समझेंगे, ये आपको हम समझाने के लिए बताए। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछेगा तो क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, फाई = ई डॉट ए = ई ए कॉस थीटा। ये आगे देखते हैं, कॉस थीटा वाला टर्म समझते हैं। अब मान लीजिए एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। अब देखिए ये 2 कंपोनेंट में टूटेगा, जिधर थीटा है उधर क्या लीजिएगा, ई कॉस थीटा लीजिएगा, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या लीजिएगा, ई साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है, लेकिन इससे तो ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये नीचे की ओर है। तो हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स लेंगे, फाई = ई कॉस थीटा इंटू ए लेंगे,
तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। चलिए इसमें हम लोग दो केस देखते हैं, एक किस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और किस केस में मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हम लोग फाई बराबर अभी पढ़े ई ए कॉस थीटा। केस 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। इस सरफेस आपका इस तरह से है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसको इस तरह से समझिए, ये आपका सरफेस इस तरह से है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा, इस तरह। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ई। तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही हो रहा है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो फाई इक्वल टू निकल जाएगा आपका ई ए। ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब केस 2 देखिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मिनिमम फ्लक्स होगा इस केस में। इस केस में आपका सरफेस इस तरह से है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर करने का मतलब, इस केस में सरफेस इस तरह से था, इसमें सरफेस आपका इस तरह से है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर और ई के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई ए थीटा कितना पुट कीजिएगा, 90 डिग्री पुट कीजिएगा। और आप जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। देखिए इस केस में जो आपका सरफेस है, सरफेस एरिया इस तरह से है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस एरिया का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके लिए फ्लक्स आपका 0 हुआ। लेकिन फर्स्ट वाला केस में देखिए आपका सरफेस एरिया इस तरह से है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हुआ F इक्वल टू ई ए। अब हम लोग क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सीखेंगे। ये आपका ओपन सरफेस था 2D वाला केस। अब 3D वाला केस देखते हैं। अब हम लोग क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखेंगे। एक क्लोज सरफेस यहाँ पे लेते हैं हम लोग पहले। इस क्लोज्ड सरफेस को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है।
अब आपको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये वाला एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ये नीचे वाला का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। और इस साइड जो है ये वाला पोर्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस ओर होगा। और जो बोर्ड से बाहर है इसको इस तरह से समझिए, ये वाला किधर होगा, बोर्ड से बाहर होगा। इसका तो डायरेक्शन पता चल गया हम लोग को, नीचे, इसका इधर, ये वाला पोर्शन का इधर, और इसका ऊपर की ओर होगा। और ये सरफेस जो बोर्ड की तरफ है अंदर, वो बोर्ड के अंदर की ओर होगा, और ये आपका बाहर की ओर होगा। इसका डायरेक्शन हम लोग इधर दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, ये आपका बाहर की ओर है, और ये आपका अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की ओर। अब देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। और जो बोर्ड से बाहर है उसको 5 मान लेते हैं, और जो बोर्ड के अंदर है उसको 6 मान लेते हैं। ये आपका सरफेस 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है बोर्ड से बाहर की ओर, और ये आपका 6 है। अब हम लोग को सबसे पहले सरफेस ए के कारण, इधर वाला के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए φ1 फाइंड आउट करते हैं पहले। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ई इसका एरिया क्या होगा, हम लोग सब साइड ए लिए हैं, साइड ए का एक क्यूब है ये आपका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इधर वाला का a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई का डायरेक्शन इधर है और ए का डायरेक्शन इधर है, एंटी पैरेलल, तो कितना एंगल लीजिएगा, 180 लीजिएगा। कितना हो जाएगा, ई ए स्क्वायर -1, तो निकल गया हम लोग का माइनस ई ए स्क्वायर। अब चलिए इसके कारण निकालते हैं φ2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला एरिया का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर होगा, और ई का डायरेक्शन इधर। तो कितना एंगल हो गया, देखिए 90 डिग्री हो गया। तो ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 के कारण निकालते हैं, सरफेस 3 के कारण F3 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फिर एरिया आपका वही ए स्क्वायर ही होगा क्योंकि ए का क्यूब है। फिर थीटा देखिए, ए का डायरेक्शन इस ओर है और ई का भी डायरेक्शन इस ओर है, थीटा कितना लीजिएगा, 0 डिग्री लीजिएगा। तो हो जाएगा आपका ई ए स्क्वायर 1, निकल गया आपका ई ए स्क्वायर। अब चलिए φ4 निकाल लेते हैं हम लोग, इसके कारण, नीचे वाला के कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का डायरेक्शन नीचे की ओर है और ई का डायरेक्शन इधर है, फिर एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब सरफेस 5 के कारण निकालना है, ये बाहर वाला के कारण। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो इधर वाला सरफेस है, ये वाला जो बताया अभी हम, इसके कारण डायरेक्शन किधर है, इस एरिया का बाहर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो एंगल फिर आपका 90 डिग्री हुआ, तो कितना होगा, ई ए कॉस
90, इस केस में भी फ्लक्स 0 होगा। सिमिलरली फ्लक्स 6 भी 5 6 भी 0 होगा। क्यों? तो एरिया का डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर है और ई का डायरेक्शन इधर, ये अंदर की ओर, ई का डायरेक्शन इधर। फिर एंगल 90 डिग्री बनेगा आपका। तो फिर ई ए कॉस 90 फिर कितना हो गया? 0। अब टोटल फ्लक्स निकालना है आपको, तो फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6 सबको ऐड कर देना है। तो φ1 का वैल्यू पुट कीजिए माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ये आपका 0 है φ2 प्लस φ3 कितना निकला? ई ए स्क्वायर, φ4 आपका 0, 5 भी 0 और φ6 भी आपका 0 निकला। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस ई ए स्क्वायर और ई ए स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी किसी क्लोज सरफेस के कारण टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा? 0 होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्लोज्ड सरफेस के कारण फ्लक्स 0 होता है। एक और इसमें कंडीशन है कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और उस क्लोज्ड सरफेस को यदि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। एक और केस देखते हैं इसमें हम लोग। एक और केस इसमें लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को रखा गया है जिसका रेडियस दिया हुआ है r और इसका लेंथ दिया हुआ है l। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर, इधर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस ओर। और जो कर्व्ड सरफेस है गोल वाला, उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर, इस जगह। यहाँ पे किधर होगा? नीचे की ओर। इसको इस तरह से समझिए, ये वाला है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा, इसका डायरेक्शन इस ओर होगा। और ये कर्व्ड सरफेस के कारण जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा 90 डिग्री पर होगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तो 90 डिग्री, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री। सब केस में जो कर्व्ड सरफेस के कारण होगा फ्लक्स, वो क्या होगा? आपका 0 होगा। क्योंकि हमेशा एंगल यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक कर्व्ड सरफेस है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो हम इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और ये कर्व सरफेस को 3 मान लेते हैं। तो पहले इसके कारण फ्लक्स निकाल लीजिए। सरफेस 1 के कारण φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म है, तो सबके लिए ई ही होगा। और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई का डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन इधर है। एंटी पैरेलल हुआ, मतलब एंगल कितना लीजिएगा? 180 लीजिएगा। तो हो जाएगा आपका ई इंटू पाई आर स्क्वायर -1। तो आपका निकल गया -e पाई आर स्क्वायर। अब चलिए सरफेस 2 के कारण फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो φ2 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, एरिया वही हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई और ए का डायरेक्शन एक ही ओर है, तो डायरेक्शन दोनों एक होने की वजह से थीटा कितना लीजिएगा? 0 लीजिएगा। तो हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो
तो हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। अब चलिए सरफेस 3 के कारण निकालते हैं। फाई 3 इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ई ए, चलिए इसका डायरेक्शन इस ओर है और ई का डायरेक्शन इस ओर है, तो हमेशा 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 यहाँ पुट कीजिएगा तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई 3 इक्वल टू 0। अब नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। चलिए फाई 1 का वैल्यू पुट कीजिए माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0। ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल फ्लक्स। पहले ही बता चुके हैं, यदि हम लोग किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब एक केस हम लोग देख लेते हैं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस केस में फ्लक्स कितना होगा। उस केस में फ्लक्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। अब एक क्लोज सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई इक्वल टू आपका है ई नॉट एक्स आई कैप। आई कैप आपका एक्स एक्सिस के लिए है, डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है, एक क्यूब है जिसका साइड ए है और ये आपका क्यूब को एल डिस्टेंस पे रखा गया है। इसको भी एल ही लेते हैं हम लोग, साइड एल है। अब आपको फाइंड आउट करना है इस क्लोज सरफेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा इस ओर होगा, इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा, और इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा इस ओर होगा, और नीचे वाला का जो डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा, और ये जो बोर्ड से बाहर है ये वाला इसका इधर होगा, और इस ओर का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की ओर होगा। तो इसका हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये बोर्ड से बाहर की ओर है ये वाला पोर्शन, और अंदर वाला का डायरेक्शन आपका बोर्ड के अंदर की ओर है। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सरफेस के लिए। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, ये वाला सरफेस 1 मान लेते हैं, ये वाला 2 मान लेते हैं, ये वाला 3 मान लेते हैं, ये वाला 4 मान लेते हैं, और ये जो बाहर की ओर है 5 मान लेते हैं, और इसके जो अंदर की ओर है उसको 6 मान लेते हैं। अब पहले 1 के कारण निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई 1 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई का जो वैल्यू होगा यहाँ पे कितना वैल्यू होगा ई का, देखिए यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एल है, तो हो जाएगा आपका ई नॉट एल इंटू एरिया क्या होगा इस सरफेस का 1 वाला का, एल इंटू एल, एल साइड का क्यू है तो एल स्क्वायर हो जाएगा इधर वाला का एरिया, और एंगल कितना होगा देखिए ई का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ इधर है और इसका 180 लीजिएगा, फिर हो जाएगा ई नॉट एल क्यूब माइनस 1, तो हो जाएगा आपका माइनस ई नॉट एल क्यूब। अब 2 के कारण निकालिए, फाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
ई का डायरेक्शन इधर है और ए का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 3 के कारण निकालते हैं हम लोग, तो फाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, फाई 3 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू यहाँ पे देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे फिर सरफेस 3 के लिए, तो ये L हुआ और ये वाला L हुआ, कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो इसमें x की जगह कितना लीजिएगा 2L लीजिएगा, ई नॉट इंटू 2L हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये, और एरिया क्या हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा, L साइड का क्यूब है, तो ये आपका L स्क्वायर cos 0 डिग्री लीजिएगा, क्योंकि ई और ए का डायरेक्शन एक ही हो रहा है, तो आपका निकल गया ई नॉट 2 इधर ले लीजिए L क्यूब। अब आपको फाई 3 निकल गया, तो 4 के कारण निकालते हैं, इसके कारण भी 0 होगा। देखिए पिछले वाला केस में भी देखे थे, नीचे इधर 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। 5 में भी होगा 0 ही होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर, ए का डायरेक्शन इधर, 90 डिग्री हुआ, फ्लक्स 0 हो गया। फिर देखिए 6 के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की ओर और फील्ड का डायरेक्शन इधर, फिर कितना एंगल बन रहा है देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो फिर आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं, फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, इवन का पुट कीजिए माइनस ई नॉट L क्यूब, ये आपका 0 है, प्लस फाई 3 है 2 ई नॉट L क्यूब, और फाई 4 आपका 0 है, फाई 5 भी 0 है, और फाई 6 भी 0 है, तो कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट L क्यूब, यहाँ पे है प्लस 2 ई नॉट L क्यूब, तो एक आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा ई नॉट L क्यूब। टोटल फ्लक्स निकल गया आपका ई नॉट L क्यूब। नोट कीजिए, फिर एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेंगे इसमें हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका ओपन सरफेस का प्रॉब्लम है। एक सरफेस दिया हुआ है जिसका एरिया वेक्टर ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और इस सरफेस का लेंथ दे दिया है L और विड्थ भी दे दिया है B। अब आपको इस सरफेस प्लेन सरफेस के कारण फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, L क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन किधर निकलेगा इसका, ऊपर की ओर इधर, और ये एंगल दिया हुआ है, देखिए ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको ये एंगल चाहिए, ई और ए के बीच का एंगल चाहिए। हम लोग पढ़े थे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। ये वाला एंगल नहीं पुट कीजिएगा, ये वाला पुट कीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 90 में 60 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई दिया हुआ है, एरिया कितना हुआ L इंटू बी, और थीटा कितना 30 डिग्री पुट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका ई एल बी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पर।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब आपको फ्लक्स फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, तो फाई इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, ई डॉट ए, ई का वैल्यू पुट कीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आई वाला को एक साथ कीजिए, 2 इंटू 3, ये बाकी जे और के के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 जे के साथ क्या होगा, जे इंटू आई, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, फिर जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो इसको एक साथ कीजिए 3 इंटू 4 प्लस, फिर के जो है आई के साथ 0 होगा और के जो है जे के साथ 0 होगा, फिर ये वाला बच जाएगा 4 इंटू 5। सिंपल था, इसमें आई वाला और इसमें आई वाला खोज के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जे वाला को खोज के मल्टीप्लाई कीजिए के वाला को, कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 38। अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में देखेंगे। गॉस लॉ देखने से पहले हम लोग एक स्फीयर के अंदर यदि Q चार्ज है तो इस स्फीयर के कारण कितना फ्लक्स होगा ये फाइंड आउट करने सीख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, और ये जो एरिया लिए हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसी ओर होगा, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर DA। इस तरह से इस पॉइंट पे देखिएगा तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड ई हुआ आपका, और एरिया का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। इस तरह से हर एक पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, तो इसके कारण कितना होगा, डी फाई इक्वल टू छोटा सा एरिया DA का कारण, DA के कारण जो फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट DA, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, तो डी फाई इक्वल टू निकल गया आपका ई DA कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो डी फाई निकल गया आपका ई DA 1, तो डी फाई इक्वल टू कितना निकल गया ई DA। तो इस छोटा सा एरिया DA के कारण हम लोग फ्लक्स निकाल लिए यहाँ पे। अब इस तरह करके DA करके क्या करेंगे, सबके लिए फ्लक्स डी फाई फाइंड आउट करेंगे और सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, जैसे पिछला प्रॉब्लम में भी किए थे क्यूब वाला में, सब साइड के कारण फ्लक्स निकाल के सबको ऐड कर दिए थे, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, सबके कारण फ्लक्स निकाल के सबको ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का सिंबल है, मतलब इसको हम लोग क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ई DA। क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सरफेस पे सब जगह इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R², डिस्टेंस का स्क्वायर, और स्फीयर का रेडियस सब जगह बराबर होगा, इसलिए इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सबके लिए इक्वल होगा। तो E को कांस्टेंट मान के हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकाल लिए, बचा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन DA। तो E इंटू टोटल फ्लक्स जो होगा, अब जब हम लोग स्फीयर को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका
सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², इसका रेडियस दिया हुआ है r, तो हो जाएगा 4πr²। अब हम लोग गॉस लॉ को आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसके अंदर जितना चार्ज है उसको जब हम लोग 1/ε0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फ्लक्स निकल जाता है। मतलब मान लीजिए क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज Q है। यदि इस चार्ज Q को हम लोग 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फ्लक्स निकल जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं गॉस लॉ को, according to Gauss law, the total electric flux phi through any closed surface A is equal to 1/ε0 times the total charge Q enclosed by the surface। मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको यदि हम लोग 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। अब फाइनल फार्मूला होगा वो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हम लोग क्यू इनसाइड बोलेंगे बाय ε0। ये आपका गॉस लॉ हुआ। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग एक क्लोज सरफेस लेंगे, एक स्फीयर लेंगे, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q लेते हैं, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसका रेडियस r है। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेते हैं हम लोग जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा dA, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये हो जाएगा आपका E। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज के कारण जो सेंटर पे है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पढ़ चुके हैं हम लोग। पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है KQ/r², E इक्वल टू KQ/r², डिस्टेंस का स्क्वायर बताए थे। K का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस छोटा सा सरफेस dA के कारण फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू dA डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा E डॉट dA होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई होगा। और यहाँ पे डी फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, E डॉट dA। अब यहाँ पे देखिए E का वैल्यू जो है उसको हम लोग पुट करेंगे, पहले डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, E
डी ए कॉस थीटा, और ई का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया डी ए है आपका, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी ए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम है। तो अब इधर मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू आपका निकला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या हुआ, डी ए बच गया, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग पूरा सरफेस एरिया का बात करेंगे स्फीयर का, कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। जब इंटीग्रेट करेंगे डी ए तो क्या हो जाएगा, पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे फाई इक्वल टू निकल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 आर स्क्वायर। 4 कट गया, आर स्क्वायर कट गया, फाई इक्वल टू निकल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पढ़े फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए पहले, उसके बाद गॉस लॉ में पढ़े फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आज का लेक्चर यहीं तक।